And even if we are going through a desert, where is water coming from? इतना बड़ा तालाब कहाँ से आ गया? इतना बड़ा सरोवर आ कहाँ से गया? लेकिन मैं फिजिक्स वाला आदमी होने से थोड़ी देर मेरे ध्यान में आया कि ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉट वाटर, इसको अपन मराठी में बोलते हैं मृगजल और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिराज। सो मिराजेस, एवरीबॉडी मस्ट हैव सीन मिराजेस, पर मैंने वो जिंदगी में देखा हुआ सबसे बड़ा मिराज, क्योंकि इट वाज कंटिन्यूइंग फॉर अबाउट 1.5 आवर, करीब 1.5 घंटे तक राइट हैंड साइड में पानी पानी दिखना, ऐसी जगह जहाँ डेजर्ट है पूरा, वेयर देयर इज कंप्लीट डेजर्ट, एंड आई वाज सीइंग। साइंस जब करना रहता है ना, ऐसे छोटे छोटे सवाल जो करना रहता है, सो दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड कि व्हाट इज अ मिराज, व्हाई इट अपीयर्स इन अ डेजर्ट आल्सो, एंड मिराजेस बाय द वे दे अपीयर ओनली इन हाई नून, दोपहर के टाइम में दिखते हो मिराजेस, ना शाम को दिखते ना सवेरे दिखते। आप लोगों ने हाईवे से जाते हुए देखा होगा, बस में अगर अपन बैठे हैं दोपहर के टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि दूर पानी है, इनफैक्ट पानी नहीं दिखता तो अपने को उल्टी झाड़ों की इमेज भी दिखती है उसके अंदर, बट व्हेन वी गो नियर इट पानी गायब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज। तो ये क्वेश्चन अपने मन में तैयार रखने का, बिकॉज अ साइंस स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट हु आस्क्स क्वेश्चंस एंड नॉट ओनली आस्क क्वेश्चन बट ट्राइंग टू सी द आंसर्स। साइंस वाले आदमी के दो काम रहते हैं, पहले तो नए नए सवाल उसके मन में आना चाहिए, और फिर उन सवालों का जवाब उसको ढूंढना चाहिए। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, ये सभी ने देखा होगा, मेरे साथ भी हो चुका है। बहुत सालों पहले मैं नया नया स्विमिंग सीखा था, मेरे को गहरे पानी में जाने का डर लगता था, क्योंकि मेरा उतना एक्सपर्ट नहीं हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगता था यहाँ तक के पानी में मैं थोड़ा बहुत स्विम कर सकता हूँ, बिकॉज आई कुड नॉट स्टे स्टेडी इन वाटर। तो जब तक स्टेडी नहीं रह सकते तब तक अपन गहरे पानी में नहीं उतर सकते। और पहला स्विमिंग पूल मैंने जिंदगी का जो देखा, तो स्विमिंग पूल के पास गया, तो वो पानी की डेप्थ जो थी, मेरे को लगा 2-2.5 फुट डेप्थ होगी। 2-2.5 फुट में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2.5 फुट ने मेरे कमर तक आएगा। तो मैंने कहा चलो अपन स्विमिंग पूल में डाइव मारते, और डाइव मारते वक्त मेरे को पता पड़ा कि मैं पूरा पानी में डूब गया। अरे जो डेप्थ मेरे को कितनी दिख रही थी, 2.5 फीट, 2.5 फीट, वही स्विमिंग पूल में उतरने के बाद वो करीब वहाँ से करीब 8 फुट की डेप्थ। सो आई जस्ट वेंट इनटू द वाटर, और फिर बड़ी आफत होगी मेरे को बाहर निकल के, एक बार मेरे को सब। फिर मैंने, ये अपना दूसरा सवाल है, कौन सा दूसरा सवाल हो गया कि एक्चुअल डेप्थ कितनी थी, 8 फुट थी, लेकिन पानी रहने की वजह से वो डेप्थ मेरे को कितनी दिख रही थी, 3 फीट दिख रही थी। तो जो एक्चुअल डेप्थ है उसको अपन रियल डेप्थ बोलते हैं। सो व्हेन देयर इज नो वाटर इन द स्विमिंग पूल, द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज कॉल्ड एज रियल डेप्थ। सो मे बी इट वाज अराउंड 8 feet. But due to water, the bottom of the swimming pool appeared as if it was slightly up. और वो अप होने की वजह से मेरे को ऐसा, बाहर से ऐसा लगा कि कुछ गहरा नहीं है। और आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, अपन पानी के पास जाते हैं, अपने लगता है ये तो तल तो दिख रहा है, बहुत ही ईजी है, पानी में जाने के बाद पता पड़ता है गहरा बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा है। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल अपन बोल सकते appears as if it is slightly up. आगे प्रश्न तो तीसरा, सब लोगों ने रेनबो देखा होगा। रेनबो किसी भी समय तैयार होता है कि कुछ विशिष्ट समय तैयार होता है? कौन से समय? Either in the morning or during the evening. रेनबो दोपहर में कभी नहीं दिखता। तो सबसे पहला सवाल अपने लिए सर, रेनबो appears only either during the morning hours. Basically, rainbow appears when the sun is near the horizon. Sun is near the horizon during the morning hours. Sun is near the horizon during the evening hours. तो उस समय जनरली रेनबो दिखता है। पर रेनबो दिखते किसी सन इवनिंग और मॉर्निंग में कर दिया होना चाहिए। There must be rain. There will be a fine rain in that. Basically, there must be water droplets. फिर वो नीचे गिर रहे हो तो भी चलेगा, या फिर सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स हो तो भी चलेगा, बट देयर मस्ट बी सम वाटर ड्रॉपलेट्स. एंड बाय द वे, सो इफ आई एम द ऑब्जर्वर एंड दैट इज द सन, द वाटर ड्रॉपलेट शुड बी इन बिटवीन, यानी ऑब्जर्वर और सूरज के बीच में कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए. मे बी इट मे बी अ फाइन स्प्रे. कभी कभी आपने देखा होगा फाउंटेन के आसपास भी रेनबो दिखता है, और उसके लिए एटमॉस्फेरिक, क्योंकि फाउंटेन में भी वाटर ड्रॉपलेट्स है. अब बचपन में रेनबो सबको फैसिनेटिंग दिखता है,
बड़ा रेनबो दिखता है, अपने को फुल सर्कल दिखता है कि हाफ सर्कल दिखता? तो अपने दो सवाल के जवाब कि व्हाई रेनबो अपीयर्स ओनली एज हाफ सर्कल। और नॉर्मल रेनबो जो हम देखते हैं, इफ यू हैव सीन इट प्रॉपर्ली, द रेड कलर इज ऑन द टॉप एंड द वायलेट कलर इज एट द बॉटम। तो आपको तो कई सवालों के जवाब ढूंढना है कि व्हाई रेनबो अपीयर्स एट ऑल नंबर 1, व्हाई द रेड कलर इज एट द टॉप ऑफ द रेनबो, व्हाई द वायलेट कलर इज एट द बॉटम ऑफ द रेनबो। और बीच के जो कलर्स हैं वो इस ऑर्डर में रहते हैं, विब्जियो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। So this is how the colors appear in this order. So आपको इस सवाल का भी जवाब ढूंढना है कि why there is a rainbow। बचपन में जब मैंने पापा को पूछा कि रेनबो क्यों दिखता, तो पापा ने जवाब दिया कि रेनबो है सब, वो अपनी भाषा में उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। तो अपने यहाँ जो रेन का गॉड है उसको इंद्र माना, इंद्र गॉड इंद्र ब्रिंग्स रेन, इंद्र का धनुष है। तो बचपन में ठीक है, अच्छा ये बचपन के लिए परिकथाओं के लिए अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि इट इज दी बो ऑफ द गॉड इंद्र। फिर पापा को पूछा कि बिजली चमकती है क्या होता, तो उन्होंने बोला कि जब इंद्र भगवान जो हैं जब बाण छोड़ते तो बिजली और टंकार जो रहती है उसकी वजह से बिजली चमकती। दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन, बट दिस इज अ फेयरी टेल एक्सप्लेनेशन, परिकथा है, पर ये भी सच्चाई नहीं। साइंस में अपने को सच्चाई को भी देखना पड़ता है, खूबसूरती तो देखना ही पड़ता है, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बट वी हैव टू सी द ट्रूथ आल्सो कि ऐसा क्यों दिख रहा। अच्छा बाय द वे मेरे को भी ऐसे लगता था कि रेनबो हाफ ही रहता करके, इट इज अ हाफ सर्कल। पर अभी मेरे को याद आता है, मैं एक बार मुंबई से नागपुर आ रही थी फ्लाइट, सह्याद्री के ऊपर से प्लेन जा रहा था। जेट प्लेन जो रहते हैं वो काफ़ी हाइट से जाता है। जेट प्लेन अपने नॉर्मल जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स रहती करीब 9 किलोमीटर ऊपर से रहते और सरफेस से 9 किलोमीटर हाइट पर रहते, इंडिगो वगैरह वाले प्लेन जो है। और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हो तो करीब करीब 13 किलोमीटर अब होता ग्राउंड। तो उस समय मेरे को खिड़की में बैठा होता है एकदम रेनबो दिखा, और रेनबो कमाल की बात ये थी कि मेरे को हाफ रेनबो नहीं दिखा, मेरे को फुल रेनबो। सो इट वाज अ कंप्लीट सर्कल। मैं 2 मिनट को दचक गया कि अरे अभी तक तो रेनबो अपन आधा देखते थे, बट हाउ कैन रेनबो बी अ फुल सर्कल। एकदम 2 मिनट को, मैं भी फिजिक्स आदमी पर कभी क्या होता है अपन एकदम देखने में फट से ध्यान में नहीं आता, तब मेरे ध्यान में आया कि एक्चुअल रेनबो इज ऑलवेज अ फुल सर्कल, but because we are on the land, half of the rainbow is cut by the horizon. क्षितिज जे असतं, होरायझन सगळ्यांना समजतं, तो ये जो लैंड का क्षितिज जो रहता है वो आधा रेनबो कट करता है। लेकिन जब अपन ऊपर हैं, वी आर अबव द अर्थ, तो अपने को फिर नीचे का भी पार्ट उसका दिखना चालू हो जाएगा, बिकॉज वी आर ऑन द रेस्ट पोर्शन करके वो रेनबो वैसा दिखता है। आई क्वेश्चन, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट शुड बी नोन। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ये है नींबू, इसका साइज आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने ग्लास में रखा, अपने को साइज वही दिख रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसमें पानी डालूंगा, बहुत सी चीजें साइंस में करके देखना, मालूम क्या, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू थिंग्स इन साइंस। नाउ यू कैन सी दैट द सेम लेमन appears quite large. So that is our next question, कि why any body placed in water or any liquid, here it is water, appears larger। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जवाब आप लोग आज यूट्यूब पे ढूंढेंगे। अगर मैंने साइड से देखा तो ज्यादा बड़ा दिखता, मैंने ऊपर से देखा तो भी बड़ा दिखता, पर वो उतना बड़ा नहीं दिखता। तो आधा जवाब तो मैं आज दूंगा आपको, लेकिन आधा जवाब आपको ढूंढने का है। आपको गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है कि व्हाई द लेमन appears larger when you are looking it from the sides in water। Naturally it looks larger in size, no doubt about that, even when I look from up, but it is not as large as it is looking from the sides। I hope you are finding this thing। तो ये सारी चीजों के जवाब अपने को ढूंढना है। Why does this happen? Why mirages take place? और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता, मिराज में क्या होता है, ऊपर की चीजें नीचे दिखती है अपने को, जैसे झाड़ जमीन के ऊपर है तो अपने को उसकी इमेज पानी के अंदर दिखती। इसका बिल्कुल रिवर्स फिनोमेना नॉर्थ पोल पे।
नॉर्थ पोल पे नीचे की चीज ऊपर दिखती है। यानी नॉर्थ पोल पे अगर आप मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में हैं, जब बहुत ठंड का टाइम है, उस फिनोमेना को लूमिंग, क्या बोलते बोलेंगे? लूमिंग। सो लूमिंग इज अ फिनोमेना इन मिराज। The bodies which are above the earth appear downward. यानी उनकी इमेज अपने को पानी के अंदर जमीन पे दिखती है। वहाँ वैसा नहीं होता, वहाँ उल्टा। बाकी में नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिका का आर्टिक रीजन में ठंड बहुत है, तो मिराज जो है वो गर्मी के रीजन में रहते हैं। ठंड के रीजन में लूमिंग का मतलब एक आधा जहाज अगर दूर खड़ा होगा सब, तो वो जहाज अपने को पानी में खड़ा ऐसा नहीं लगता, आसमान में ऐसा लगता। तो मेरे को ये कभी समझ में नहीं आता था, क्रिसमस के टाइम चालू है, सांता क्लॉज हमेशा आसमान से नीचे उतरता उसके बग्गी में। तो मेरे को बचपन में एक बड़ा सवाल रहता था कि सांता क्लॉज आसमान से क्यों नीचे उतरता बग्गी में? बग्गी नॉर्मल जमीन पे नहीं चला था बग्गी, व्हाई डज ही डिसेंड फ्रॉम द स्काइज? तब मेरे ध्यान में आया कि सांता क्लॉज की जो कहानी है वो फिनलैंड देश से आई हुई कहानी। सांता क्लॉज की कहानी का क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध नहीं। इट इज अ फेरी टेल फ्रॉम फिनलैंड। और फिनलैंड नॉर्थ पोल के पास की जगह, नॉर्थ पोल के पास जो जगह रहती, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ लूमिंग, एक आधा टांगा आ रहा होगा, कोई आदमी खड़े कर, कभी आदमी होगा तो खड़ा होगा, दूर से एक बग्गी आ रही होगी, पर लूमिंग की वजह से वो बग्गी उसको कैसे लगा कि आसमान से नीचे डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, जैसे उसको। सो दिस इज अ रिवर्स फिनोमेना। अब हर चीज का जवाब तो मैं एक पीरियड में नहीं दे सकूंगा। आई कैन ओनली ट्रिगर क्यूरियोसिटी, क्योंकि मेरे को फॉर्मल चैप्टर भी शुरू करने का है। सो वी आर रेडी विद सम क्वेश्चंस। व्हाई मिराजेस आर फॉर्म? व्हाई लूमिंग टेक्स प्लेस? व्हाई द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल appears up when it is in water? Why a lemon placed in water appears larger? It appears much larger when it is viewed from the sides. It appears larger when it is viewed from the top. ये भी सवाल का जवाब है। Why rainbows are formed? What is the cause behind rainbows? इन कुछ सवालों के जवाब एक बात अच्छी तरह याद रखिए, एक पीरियड में सब देना इम्पॉसिबल। सो आई कैन ट्रिगर दैट थिंग ताकि आपको समझने को मिले। अब हम अभी कुछ भी खोलना नहीं, आपको सिर्फ मेरा ध्यान देना है। सो आवर चैप्टर इज, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ। हमेशा पढ़ाई करते समय सबसे पहला कोई भी चीज करना है तो सीरियसली करना चाहिए। हमेशा पढ़ाई करते समय टेबल कुर्सी लेके बैठना, लेट के नहीं पढ़ना, एक कॉपी बंद करायचं पुस्तक तो जे सगळं बंद करायचं। टेबल कुर्सी पे बैठना, स्टडी इज अ सीरियस बिजनेस। जो कॉपी एक लगती है अपने पास, एक रफ कॉपी होना चाहिए, रफ पेन से होना चाहिए, किताब होना चाहिए। मैं आपसे एक सादा सवाल पूछ रहा हूँ, अपन पिक्चर देखने जाते हैं पीवीआर में, तो उसको बोलते कि एक टिकट दे दे, बोलते एक टिकट दे, नहीं अपन उसको वैसे नहीं बोलते। अपन उसको बेबी जॉन पिक्चर का 160 रुपीज वाला 9:30 बजे का टिकट दे, ऐसा बोलते पूरा, इतना लंबा वाक्य बोलते। लेकिन पढ़ाई करते समय अपन कितनी खराब पढ़ाई करते, कुछ भी खोल देते चालू कर देते, वैसे नहीं चलता। So if I am starting a chapter, I should write down the name of the chapter. So what is the name of our chapter? Refraction of light. Now the first question is refraction शब्द का मतलब। तो refraction का मतलब होता है change in direction। क्या मतलब होता है? Change in direction। और एक मतलब होता है उसका bending। Bending। Clear? So let us first understand our first topic. What is refraction of light? So suppose this is a boundary which separates the first transparent medium. Medium should be transparent, pardarshak, and this is the second transparent medium. You can assume that above this there is air, below this there is water. आप कुछ भी assume कर सकते। I draw perpendicular here to this boundary at this point. इस point को मैं point P बोलता हूँ। It is found that when a ray of light goes from one medium to another, its direction changes.
When a ray of light goes from one transparent medium to another transparent medium, क्या बोला मैंने? Its direction changes. This change in direction of ray of light, when it goes from one transparent medium to another transparent medium, this phenomenon is called as reflection or bending of. The ray which approaches the boundary is called as incident ray. क्या बोलते बताइए? Incident ray. The ray which is going away from the boundary in the second transparent medium is called as शाबाश refracted ray. देखिए अपन कभी-कभी रिफ्लेक्टेड गलती से बोलते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक इन द सेम point P where this incident ray is touching the boundary is called as point of incidence. Right. The angle made by the perpendicular drawn to the surface at the point of incidence, इसको बोलते हैं normal at the point of incidence. Basically normal शब्द का मतलब perpendicular ही होता, पर ये नॉर्मल कहीं भी ड्रॉ नहीं किया है. ये नॉर्मल अपन ने कहाँ ड्रॉ किया है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया है. The angle between the incident ray with the normal, this is called as angle of incidence. It is represented by I. The angle made by the refracted ray with the normal, it is called as angle of refraction. It is R. It is found that ये सारी चीजें अपन एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं. If the first medium is a rarer medium and the second medium is a denser medium, एक बात याद रखिए, अगर मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ तो मैंने फौरन नया शब्द आया तो उसका मतलब पूछना है कि व्हाट इज अ रेयर मीडियम एंड व्हाट इज अ डेंसर मीडियम. जिस मीडियम की डेंसिटी कम रहती है उसको रेयर मीडियम. अगला सवाल, डेंसिटी यानी क्या? डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम. आपका हो चुका है, जानिए वैकल्पिक मास. बेसिकली आपने को इतना डरने की जरूरत थी. बेसिकली रेयर मीडियम का मतलब जो हल्का मीडियम है वजन में, और जो डेंसर मीडियम जो भारी मीडियम. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक ग्लास मैंने आपको वाटर दिया और एक ग्लास ऑयल लिया अपन सनफ्लावर ऑयल, तो सनफ्लावर ऑयल हल्का है, आएगा नहीं ऊपर तैरता हो, और वाटर, तो वाटर बिकम्स अ डेंसर मीडियम एंड सनफ्लावर ऑयल बिकम्स अ रेयर मीडियम. लेकिन सपोज ये ग्लास है इसके नीचे और ये एयर है, तो एयर की डेंसिटी ग्लास के मुकाबले कम है, सो एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम. क्लियर? इट इज फाउंड दैट when light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. नॉर्मल च्या जवळ येते, नॉर्मल के पास है. आपको डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि it bends towards the normal का ही मतलब होता है r is less than r. ये है इससे कम दिख रहा है क्या आपको? इसके उल्टा, suppose the medium one is a denser medium and suppose medium 2 is a rarer medium. Suppose this is the incident ray of light, so this is your angle of incidence. In this case the refracted ray away from the normal का मतलब है, in this case angle of refraction is greater than I. I hope you have understood. Yes. ये हो गया पहला टॉपिक आज का. What is refraction of light? मेरी जिंदगी बदलने वाला एक सेंटेंस था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो वो सेंटेंस सब लोगों ने याद रखा. It changed my life. What was the sentence? The sentence was, if you have understood something, you must be able to express it in minimum number of words. अगर तुमको कोई चीज समझी हुई है तो उसको कम से कम शब्दों में बताते आना चाहिए उसको. अब पढ़ाई करते समय पढ़ाई कैसे करना अपन ने अभी देख लिया, लेकिन अब ऐसा एज्यूम करना क्योंकि अपने को अल्टीमेटली एग्जाम देना है, तो अब क्या करना, अपन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे इसका आंसर. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट when it goes from one transparent medium to another is called as reflection of light.
पुढचा प्रश्न, define angle of incidence. The angle made by incident ray with the normal is called as angle of incidence. Next question, define angle of refraction. The angle made by the refracted ray with the normal is called as angle of refraction. When light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. When light goes from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal. ये हो गया पहला टॉपिक, उसके ऊपर जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हो गए. अब अपन जा रहे हैं सेकंड टॉपिक. हमेशा टॉपिक के नाम लिखना जरूरी है. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट स्टडी इज अ डिसिप्लिन. स्टडी को एक शिस्त है, इस शिस्त में अभ्यास करो. Our second topic is laws of refraction. There are 3 laws of refraction. Law number 1. The incident ray, लक्ष्य इकडे है सगळ्यांचं, and the refracted ray, they lie on the opposite side of the normal. देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल के लेफ्ट हैंड साइड को इंसिडेंट रे और राइट हैंड साइड को रिफ्रैक्टेड रे. सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. ये पहला लॉ. क्लीन. सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे, the normal at the point of incidence, सिर्फ normal नहीं बोलना. So the incident ray, the normal at the point of incidence and the refracted ray, they lie in the same plane. देखिए तीनों भी रेज जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है. ऐसा नहीं हो रहा कि रिफ्रैक्टेड रे ऐसी बाहर आ रही. It is in the same plane. So the incident ray, the normal at the point of incidence and the refracted ray, they all lie in the same plane. ये दोनों समझने को आसान है. तीसरा लॉ थोड़ा सा, इट इज फाउंड दैट, और जब फाउंड दैट बोलते हैं आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं. इट इज फाउंड दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम तो प्लूरल, गिवन पेयर यानी फर्स्ट मीडियम भी कांस्टेंट है और सेकंड मीडियम भी कांस्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट मीडियम वाटर लिया, सेकंड मीडियम ग्लास लिया, ये गिवन पेयर होता है. गिवन पेयर का मतलब होता है फर्स्ट मीडियम इज आल्सो फिक्स्ड एंड द सेकंड मीडियम आल्सो. फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस रेशियो इज कांस्टेंट. एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये रेशियो कांस्टेंट है. इस रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलते बताइए? तो दिस रेशियो इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अच्छी तरह बोलेंगे अपन, ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. ऐसा पूरा बोलना पड़ेगा. So refractive index of the second medium with respect to the first medium. तो इस रेशियो को बोलते हैं अपन refractive index of the second medium with respect to the first. ये सिंबल है. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ n लिखा हुआ है, पर n से ज्यादा सिंबल अच्छा ही है, क्योंकि n लिखने के बाद कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को नहीं समझ में आता. तो ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So refractive index of the second medium relative to the first medium, this ratio is equal to sin I upon sin R. For a given pair of media, this ratio is constant. समझा सबको यहाँ तक? ये हो गया 3 laws of refraction. During refraction, the incident ray and the refracted ray, they lie on the opposite side of the normal. Number 2, the incident ray, the normal at the point of incidence and the refracted ray, they all lie in the same plane. And for a given pair of media, the ratio of sin I to sin R, that is sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction, is constant.
That constant is called as refractive index of the second medium with respect to the first medium. I hope you are following this. कुछ दिनों के बाद जब रिफ्रैक्शन का एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने ये डिफाइन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद एक स्नेल नाम का साइंटिस्ट था, क्या नाम उसका? स्नेल। उसने बताया, एक्चुअली उसने प्रूव किया। देखो देखिए 10th के लेवल पे इसके मैथमेटिकल प्रूफ नहीं रहते, आप जब 11th में आएंगे तो आपको इसका प्रूफ भी करना पड़ेगा, साइन आर और साइन आर क्यों। लेकिन अपन 10th के लेवल पे तो जो आपको है उतना ही मैं बताऊँ। स्नेल ने और प्रूव किया कि दिस रेशियो n/1, that is refractive index of the second medium with respect to the first medium, this is also equal to v1 upon v2, where v1 is the speed of light in the first medium and v2 is the speed of light in the second medium. So according to Snell, why light is refracted? The light is refracted because the velocity of light changes. इस सवाल का जवाब भी ज्यादा डिटेल्ड जवाब 11th में है। 11th में अपने एक ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है जहाँ ये चीजें अपन डिटेल्ड देखने वाला। अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा अपने को। व्हाई डज लाइट बेंड? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट बेंड क्यों होगी, इसका तो जवाब ढूंढना ही पड़ेगा, और उसका जवाब 10th में नहीं। तो आपको क्या जवाब याद रखना है? इतना याद रखना है कि इट बेंड्स बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, उसकी स्पीड चेंज होता है, एंड बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पीड द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। ऑनेस्टली बताइए, समझा क्या आपको? ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। कौन सा बताइए? अब मैं 2 या 3 बार बता चुका, तो फिर से नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया? स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जवाब दे चुका। दूसरा क्वेश्चन हो गया डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि बाय द वे साइन आई, साइन ऑफ एनी, साइन इज अ रेशियो, आपको पता होगा। साइन अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हो चुका है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, and so sine, so it is basically a ratio of two lengths, इसलिए sin i is a pure number, उसको कोई यूनिट नहीं है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है वो। so this is also a pure number and this is also a pure number, therefore refractive index is a pure number, उसको कोई यूनिट नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट नहीं है क्योंकि वो दो प्योर नंबर का रेशियो है, ऊपर का भी नंबर प्योर नंबर है, नीचे का भी नंबर प्योर नंबर। आई होप फाइन तिला झोप येते, थोडं जायचं आहे का तुला? जाऊ शकते, बिलकुल जा, इथे काहीच प्रॉब्लेम नाही ना। राइट, ये हो गया सेकंड टॉपिक। अब थोड़ा सा अपन जागेंगे क्योंकि अपने को 1-2 सवाल में तो जवाब देना ही पड़ेगा ना मेरे को। यहाँ तक के बाद में अपन देखेंगे कि व्हाई द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल इज लिफ्टेड अपवर्ड्स when water is poured in। थोड़ा जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तो अपन बॉटम की वजह आप देखिए, मैंने पहले बताया कि दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन हम एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कि व्हाई इट हैपेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो सपोज कि फावले करेगा तो एक तास चालेल ना तुम्हाला? हो। सो सपोज दिस इज अ स्विमिंग पूल, सपोज इन द बिगिनिंग देयर इज नो वाटर, and suppose there is a coin at the bottom, when the coin is at the bottom and my eye is suppose here, so the light starting from the coin will enter my eye, मेरे को coin bottom पे दिखेगी, क्लियर हो गया सब? यानी मेरे को जितनी डेप्थ है उतने डेप्थ पे दिखेगी। तो सपोज इसकी डेप्थ सपोज 8 फीट है, तो कॉइन मेरे को 8 फीट डेप्थ पे दिखी। लेकिन इफ आई pour water here, if I fill the swimming pool with water, ताकि मेरे को जो बताना है। सो जब पानी नहीं था तो पानी मेरे को बॉटम पे दिख रही, बराबर है क्या? चलिए अब क्या होगा देखिए। बाय द वे द मीडियम अबव वाटर इज एयर, मीडियम बिलो एयर इज वाटर, सो वाटर इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ एयर। नाउ सपोज अ रे ऑफ लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट, it is going from denser medium to rarer medium. So it will bend away from the normal.
और एक रे निकालूंगा, आपण किती रेस काढू शकतो? सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब बाई में एक बार याद रखिए अपने आँख का एक लिमिटेशन. Our eye sees the object in the same straight line in which the light is coming. आपल्या डोळ्याला ऑब्जेक्ट जो असतो कोणत्या दिशेत दिसतो, ज्या दिशेत लाईट येते त्या दिशेत दिसतो. अपने को उसी डायरेक्शन, दैट इज दी अपना जो प्रोसेसर है, अपना भी ब्रेन एक कंप्यूटर, तो ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर अपने को क्या बताता है कि ये डायरेक्शन में लाइट आ रही तो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होना चाहिए. दैट्स ऑल. अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन अपने को क्या दिखेगा, एज इफ दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम, अपने को इसी लाइन में दिखेगा ये लाइट आते हैं, तो अपने आँख को क्या लगेगा कि ये लाइट यहाँ से नहीं आ रहा है, वो लाइट यहाँ से. एक आई का वजह से हुआ बेंडिंग वजह से, बिकॉज द लाइट हैज बेंड हियर ड्यू टू बेंडिंग. आपल्याला ऑब्जेक्ट या लाइन मध्ये दिसेल, कारण ज्या दिशेत रेज येतात त्या दिशेत ऑब्जेक्ट दिसतो. उठा हुआ दिखा ना आपको, आया कि नहीं? ये जवाब हो गया. सो व्हाई द बॉटम अपीयर्स लिफ्टेड अप ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पर ये ऐसे तो मैंने खिचड़ी भाषा में बोला. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि व्हाई द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल और व्हाई एन ऑब्जेक्ट which is placed at the bottom of a swimming pool appears raised when it is filled with water, ये क्वेश्चन है. तो आपको जवाब क्या देना पड़ेगा, दिस happens due to reflection of light, because we know that when light travels from one transparent medium to another, it bends. So this happens due to the bending. Suppose we have a coin at the bottom of a swimming pool which is not containing water, so it will appear at the depth, real depth. Now if I fill the swimming pool with water, the rays of light starting from the coin, when they arrive at the boundary, they are going from denser medium to rarer medium. So when the light goes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, and as it bends away from the normal, naturally the coin appears slightly raised, because our eye sees the image in the direction in which the light is coming. इसके साथ दूसरे सवाल का भी जवाब पार्शियली मिल गया कि कॉइन का साइज बड़ा क्यों दिखता है. कोई भी ऑब्जेक्ट सभी को पता है, दूर होगा तो छोटा दिखेगा, नजदीक होगा तो बड़ा दिखेगा. करके देख लीजिए आप, है नहीं? तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया करके नजदीक आ गया. ये दूसरा जवाब. सो व्हाई द कॉइन अपीयर्स लार्जर इन साइज स्लाइटली, मैंने आपको बोला था ऊपर से देखो स्लाइटली राइज, बिकॉज द कॉइन इज नियरर टू आवर आई, एंड बिकॉज इट इज नियरर टू आवर आई. बाद में आप 11th में विजुअल एंगल नाम की चीज रहेगी, फिलहाल मैं उस डिटेल में जाता नहीं, एक पीरियड तो सभी कर सकते. जब कॉइन नजदीक आ जाती है तो विजुअल एंगल बढ़ जाता है, और विजुअल एंगल बढ़ जाने की वजह से बड़ी दिखती है. अरे पर इसके और एक जवाब ढूंढना है आपने को. आपको याद है मैंने बताया था, कॉइन अपीयर्स लार्जर फ्रॉम द टॉप, बट इट अपीयर्स मच लार्जर व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड. साइड में ज्यादा बड़ा दिखता है. साइंस में ये बड़ा अच्छा है, साइंस में सिर्फ सवाल पूछ के फायदा नहीं है, साइंस में जवाब ढूंढना पड़ता है. और जिनको जवाब ढूंढने की इच्छा है और आदत है वो साइंस के स्टूडेंट, नहीं है साइंस छोड़ दो. तो साइंस के स्टूडेंट में दो गुण होना चाहिए. यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली एंड यू शुड बी सीकिंग आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चन. नुसतं प्रश्न विचारना हा महत्वाचा भाग आहे, पण तो अर्धा सायन्सचा विद्यार्थी आहे. उसके बाद अपने को उसके जवाब भी खोजना पड़ेगा उस चीज से. द रीजन इज from the side it appears larger because of two things happening simultaneously. Refraction, जिसके वजह से नींबू नजदीक आ रहा है मेरे आँख से, लेकिन और एक चीज हो रही है, ये भी कर्व सरफेस है और पानी से भरा हुआ है. इट बिकम्स अ कॉन्वेक्स लेंस. इट बिकम्स लाईक अ सांगायला लवकर कॉन्वेक्स लेन्स तुम्ही वापरलेली आहे. लेन्सच्या जवळ जर आपण ऑब्जेक्ट नेला तर मोठा दिसतो आपल्याला. अर्थात तो का मोठा दिसतो त्याचं उत्तर यावर्षी नाही आहे, नाही मला वाटतं पुढच्या चॅप्टरवर तुम्हाला आहे लेन्स. पण सध्या लक्षात घ्या की कॉन्वेक्स लेन्समुळे आकार वाढतो, आकार बढ़ जाता है. सो एक्चुअली साइड से ज्यादा बड़ा दिखने का कारण है दो चीज. कौन सी दो चीजें? रिफ्रैक्शन. पर रिफ्रैक्शन से उतना बड़ा साइज नहीं होता, because the curved surface of the glass together with water makes a convex lens, and the object is beyond the convex lens, that's why it is expanded. इसलिए साइड से ज्यादा बड़ा है. मला वाटतं समजलं असेल सगळ्यांना. आपण और एक सवाल का जवाब दे दिए कि why a lemon placed in water appears larger in size.
आपको एग्जाम में इतना कॉन्वेक्स लेंस वगैरह नहीं लिखना है, आपको कितना लिखना है, सिर्फ एक ही बात लिखना है। लेमन पुट इन वाटर इन अ फ्लास्क appears larger due to reflection of light। आपके लेवल का जवाब इतना ही हो गया। The rays of light coming from the lemon they are moving from denser medium to rarer medium। Therefore these rays bend away from the normal, and as they bend away from the normal, the lemon appears closer to our eye, and because it appears closer to our eye, it appears larger than the other। आपके लेवल पे इतना आंसर बहुत क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर एक पीरियड में नहीं ले सकते। मैं आपको जो सवाल पूछे थे उसके जवाब अपन ढूंढने की कोशिश करें। और एक इंटरेस्टिंग चीज, व्हाई मिराजेस अपीयर इन डेजर्ट। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन टेंस में नहीं दिया था सर, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लेवल का एक्सप्लेनेशन। राइट, सो सपोज दिस इज द अर्थ, देयर इज अ ट्री हियर, दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री, it is noon time, summer time and noon time. What happens during the noon time, because earth is a good conductor of heat, earth becomes very hot as compared to the surrounding air। गर्मी के दिनों में अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा गर्म होता है, समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्म हो जाने से क्या हो जाता है कि the layers of air which are closer to the surface of the earth, they become hotter as compared to the layers above। अरे सबसे ज्यादा गर्म कौन है? जमीन। तो जमीन के कांटेक्ट में जो एयर की लेयर रहेगी वो सबसे ज्यादा गर्म रहेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते चलेगा। I hope you have it। So temperature decreases in the upward direction। जमीन से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर, ये थोड़ा कठिन एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप लोग सब होशियार लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ तक सब समझ में आ गया। दूसरा, the layer of air whose temperature is larger, its density is small। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी कम है, और टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। भाई हर चीज का जवाब एक पीरियड में नहीं दे सकता, देयर इज अ रीजन। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर जो लेयर्स है एयर के, इनकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू द लेयर्स अबव। तो हर दो पेयर ऑफ लेयर्स लिया तो नीचे की लेयर की डेंसिटी कम है, ऊपर की लेयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। यहाँ तक भी समझ आ गया। इसका मतलब ये होता कि दी रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ट्री इज कंटिन्यूअसली गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। तुमच्या चेहरा की लक्षात आले समझ नहीं हुआ। यहां से एक रे आ रही, ये यहां इंसिडेंट रे, it is going from denser medium to rarer medium। हो कि नहीं? So it will bend away from the normal। यहाँ आ गई रे, it is again going from denser medium to rarer medium। It will bend even more away from the normal। यानी ये जो एंगल था उससे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जाता है। अब ये रे आ गई यहाँ, इट इज अगेन गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड इवन मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपके ध्यान में आ रहा है कि रे ऐसा ऊपर उठ रही है धीरे धीरे और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो स्लोली द रे ऑफ लाइट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आई रिपीट अगेन, पूर्ण उत्तर दावित नाही आहे त्याचं, कारण तो थोडा कठीण फिनॉमिना, पण तुम्हाला समजेल एवढं तुम्हाला सांगू शकतो। तो होगा क्या कि the ray which is coming down from the top of the tree is continuously going from denser medium to rarer medium, and therefore it is continuously turning away from the normal, and because it is turning away from the normal, it slowly bends in the upward direction।
तो ये धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद पूरी बेंड हो जाती है। अब अगर मैंने यहाँ आंख रखा है तो अपने आंख का एक डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? अपने को जो रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है ऐसा लगता है। बिकॉज अवर आई अश्यूम दैट द लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो अपने आंख को क्या दिखेगा कि लाइट यहां से आ रही है ऐसे होगी नहीं, इसका मतलब अपने को टॉप ऑफ द ट्री यहाँ दिखेगा। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस थिंग। तो हाथ सारा तुमचा टॉप ऑफ द ट्री, बाकी का ट्री के बीच में है। तो मेरे को दूर से ऐसा दिखेगा। देखिए अपने आप में दो लाइट आते रहते, एक तो डायरेक्ट लाइट भी आता कुछ ना कुछ, फक्त रिफ्लेक्शन होत नहीं, कुछ लाइट डायरेक्ट आते रहते। तो अगर मैं दूर खड़ा हूं तो मेरे को दो चीजें दिख रही, झाड़ भी दिख रहा है जो डायरेक्ट लाइट आ रहा है वो, क्योंकि कुछ कलर जो रहते हैं वो रिफ्रैक्ट नहीं होते, कुछ कलर्स रिफ्रैक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट लाइट जो आ रहा है उसकी वजह से झाड़ ऊपर भी दिख रहा है और उसकी इन्वर्टेड इमेज भी दिख रही है। अब मेरा ब्रेन मेरे को क्या बताया कि यू सी इन्वर्टेड इमेज ओनली इफ देयर इज अ पूल ऑफ वाटर, इफ देयर इज अ पूल, कारण पाण्यामध्ये उलटी इमेज दिसते आपल्याला प्रकार म्हणते, इसलिए अपने को लगता है अरे दूर पानी होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, वो पूल ऑफ वाटर क्यों दिखता है? और एक इंटरेस्टिंग रीजन, ये दिन में देख रहे हैं अपन, स्काई का कलर क्या है? ब्लू। ये सिर्फ क्या बोलना चाहिए, सिर्फ ट्री की इमेज ही रिफ्लेक्ट होगी, स्काई भी अपने को उल्टा दिखेगा नीचे। नाही समजलं सगळं ना? फक्त झाडच उलट नाही दिसलं ना आपल्याला, आकाश उलट दिसल्यामुळे आकाश निळं दिसलं आपल्याला, आणि यानी अपने को ऐसी अपने को पूरा कंप्लीट भ्रम हो जाए कि जैसे कोई वहाँ तालाब है जिसका रंग नीला है और नीचे उसकी इन्वर्टेड इमेज भी दिख रही है। दैट शोज ये हो गया, ये रीजन हो गया मिराज का। दैट्स व्हाई यू सी द मिराज। आई होप दैट भाई इसके उल्टा होता लूमिंग। ये सारा नहीं तुम्हारा लूमिंग में ये उल्टा हो जाता है। लूमिंग में क्या हो रहा है, यहाँ डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ उल्टे डायरेक्शन में डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये फिनोमेना रिवर्स हो जाता है। तो ये फिनोमेना रिवर्स हो जाने से जो जमीन पे की चीजें वो आसमान में चली जाती है, इसलिए सांता क्लॉज आसमान से उतरता है। एक्चुअली सांता क्लॉज आसमान से नहीं उतरा था, सांता क्लॉज बेचारा जमीन पे गाड़ी लेके आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ लूमिंग इट अपीयर्ड एज इफ इट वाज कमिंग फ्रॉम द द ब्यूटी ऑफ साइंस इज दिस। साइंस का मेरे को जो बहुत अच्छा लगता है वो ये, साइंस परिकथाओं पर डिनाई नहीं करता, क्योंकि साइंस को पता है कि कहानियां बहुत अच्छी लगती है, आपको कविताएं अच्छी लगती है, गाने बहुत अच्छे लगते हैं, जिंगल बेल आपको जितना अच्छा लगता है उतना मेरे को भी अच्छा लगता है। साइंस डज नॉट डिनाई द ब्यूटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी ऑफ पोएट्री, पर साइंस ये भी बोलता है कि ठीक है खूबसूरती तो समझना चाहिए पर सच भी तो समझना चाहिए। तो साइंस सिर्फ दो ही चीज़ों का आग्रह करता है कि खूबसूरती भी अप्रिशिएट करो लेकिन उसके साथ ट्रूथ भी अप्रिशिएट। तो ये भी मैं अप्रिशिएट कर लिया कि सांता क्लॉज आसमान से नीचे उतरा था, और ये भी मैंने अप्रिशिएट कर लिया कि वो लूमिंग की वजह से हुआ, उसका पीछे का रीजन नहीं। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस थिंग। अब तक वेळ कमी है, मैं 7 मिनट में थोड़क्यात तुम्हाला डिस्पर्शन नाम का एक फिनोमेना बताने वाला हूँ, और थोड़ा सा रेनबो का मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है। आई होप यू हैव आंसर्ड, ट्राइंग टू आंसर। आई रिपीट, आई कैन नॉट टेक द एंटायर चैप्टर इन वन गो, उसके लिए कम से कम 2-3 पीरियड लगते हैं उस चीज़ के। पर ये समझ ना सकें, एक्सप्लेनेशन समझ लो का सेकंड। यूट्यूबवर इतके सुंदर व्हिडिओज आहेत मिराजचे, काही तर ॲक्च्युअल मिराजेस दाखवलेले आहेत, तर छोटंसं होमवर्क करा त्याचे, डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिराजेस किंवा ब्युटिफुल मिराजेस असं टाका, डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लूमिंग पहा जिथे जहाज अशा आकाशात तरंगताना दिसतात, तो थोड़ा मजा ले सकते हैं अपन उस चीज़ का। ये लेमन एपियर्स के एक्सपेरिमेंट सब है आपके टूरिस्ट में, यूट्यूब आज यू हैव बीन एब्सोल्युटली खजिना है मुझे तो यूट्यूबच्या माध्यमाने त्याचं मत आहे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्पर्शन। सपोज दिस इज अ प्रिज्म, डिस्पर्शन शब्द का मतलब होता है पसरना, बिखरना, स्प्रेड। सपोज आता एक गोष्ट मी सांगायला विसरलो, आता मी सांगणार आहे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था
कि refractive index of the second medium with respect to the first medium is equal to sin r upon sin r. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पे डिपेंड है. नंबर एक, गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी पेयर में का एक भी मीडियम बदल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाए. यानी फॉर एग्जांपल अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाला और बाद में अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला, तो ये दोनों अलग नहीं, क्योंकि ये पेयर अलग है, ये पेयर अलग है. सो इट डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ मीडियम. समझ लो. And second thing is it also depends on color of light. It depends on color of light. For different colors, the refractive index of a medium is different. In fact, अगर अपन ने ग्लास लिया और उसका refractive index of air लिया for violet color, और अगर अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिया विद रिस्पेक्ट टू एयर फॉर रेड कलर, तो ये ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका सादा मतलब ये होता है कि वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड होगा. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. इंडेक्स म्हणजे कशाची तरी माहिती सांगणार. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है कि मीडियम रे को कितना रिफ्रैक्ट करे, यानी कितना बेंड करे. तो अगर रेड और वॉयलेट दो कलर है मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो ज्यादा बेंड कौन हो जाएगा? वॉयलेट. कम बेंड कौन होगा? रेड. समझ रहे हैं सबको? So suppose this is a sunlight falling on the prism. You know that sunlight is made up of 7 rays. Clear? कोणते वॉयलेट पासून रेड पर्यंत. तो सपोज हैड देयर बीन नो प्रिज्म, अगर प्रिज्म ना होता तो ये सनलाइट सीधी चली. But there is a prism now, and now light is going from one medium to another medium. It is actually going from rarer medium to denser medium. So refraction will take place. कौन ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा? वॉयलेट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा. ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन होगा? वॉयलेट. कौन कम रिफ्रैक्ट होगा? रेड. और बाकी के कलर्स के बीच में निकाल, सब कलर्स नहीं निकालना. वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो यहाँ आ गई लाइट. अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर. नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर. देखिए प्रिज्म में दो बार रिफ्रैक्शन है. एक बार यहाँ हो गया ऑन वन सरफेस, एक बार यहाँ होगा. एट दिस पॉइंट द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड अराउंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. And it is going from denser to medium, so it will bend away from the normal. तो ये बिखर जाएगा, ये violet कलर हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा बताइए? सेपरेट हो गए कलर्स, और बाकी के कलर्स इसके बीच में रहेंगे. violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्शन. So what is dispersion of light? Splitting of a ray of light. Splitting of a ray of light into its constituent colors. अशा चांगली ठेवायला. ज्या कलर्स पासून ती बनलेली आहे त्याला कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स म्हणतात. सो स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट into its constituent colors by prism is called as dispersion. अलग अलग लक्षण सगळ्यांच्या. और इसके वजह से देखिए स्प्लिटिंग, अब जरा देखिए ये सनलाइट है तो उसमें 7 कलर्स हैं, तो आपको 7 कलर्स दिखेंगे. पर अगर आपके पास हाइड्रोजन लैंप है, जैसे सोडियम लैंप रहता है, हाइड्रोजन लैंप है, हाइड्रोजन लैंप में 7 कलर्स नहीं रहते, 4 कलर्स रहते. कितने रहते बोला? 4. तो यहाँ आपको 7 दिखेंगे कि 4 दिखेंगे? 4 दिखेंगे. वो जितने कलर्स की बनी हुई लाइट है उतने कलर्स रहते. समझ में? स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट into its constituent colors with the help of a prism is called as dispersion. जवाब देना पड़ेगा why dispersion takes place. The refractive index of the material of the prism is different for different colors, and because it is different for different colors bend through different angles, and because they bend through different angles they are separate.
अरे सारे कलर अगर एक ही एंगल से बेंड हुए रहते तो सेपरेट हुए रहते क्या? नहीं। ये सेपरेट क्यों हुए? क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से बेंड हो रहे हैं। अलग अलग एंगल से क्यों बेंड हो रहे हैं? क्योंकि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द कलर आल्सो। इन अ सनलाइट स्पेक्ट्रम, तो सन अपन एज्यूम करेंगे दिस इज सनलाइट, तो सनलाइट के स्पेक्ट्रम में सातों कलर्स मौजूद हैं। आप कभी भी देखिए आजकल तो बड़ा बढ़िया स्पेक्ट्रम दिखता है, आपके एलईडी टीवी वगैरह रहता, अगर सनलाइट उस पर गिर रहा हो वहीं से तो रिफ्लेक्टेड लाइट इतना जबरदस्त स्पेक्ट्रम दिखता है उसका, इट लुक्स अ ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम यू कैन सी ऑन तुमच्या एलईडी किंवा एलसीडी टीवी। ठीक क्लियर सर? मेरे पास अब 2 मिनिट और लेने वाला हूँ, अगदी थोडक्यात मी एक्सप्लेन करणार आहे व्हाय रेनबो इज मच। बस थोड़ा सा वेळ द्यायचा। This is the surface of the earth. Suppose this is a raindrop. अर्थात ये एक्सप्लेनेशन डार्विनच्या लेवलचं एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 11th में है। ये बात याद रखना जरूरी है क्योंकि सारी चीजें 10th में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आपको अभी तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम का भी एक फिनोमेना रहता जो अभी हुआ नहीं है आपका। सो डोंट बॉदर, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ के बहुत। This is the sunlight. At the raindrop, the sunlight will break into 7 colors. Due to यहाँ तो कई चीजें होंगी, यहाँ रिफ्रैक्शन भी होगा, डिस्पर्शन भी होगा। तो कम कौन बेंड होगा जल्दी से बताइए? रेड कलर। और ज्यादा कौन बेंड होगा? ये वायलेट कलर। अब ये रेड कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वायलेट कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ हाथ रखा तो मेरे को ऊपर एक सर्कल, हाफ सर्कल दिखेगा, रेड का रेनबो, और नीचे कौन सा दिखेगा अपने को? वायलेट। फिर तुमच्या लेवलचं एक्सप्लेनेशन। पण इथे एका गोष्टीचं उत्तर नाही दिलं की ऐसा पूरा आर्क क्यों बनता, उसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री लगती, उसके लिए डेरिवेशन करना पड़ता। अपन डेरिवेशन नहीं कर रहे, अपने में डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, तो फिलहाल अपन उत्तर डेप्थ में नहीं जाएंगे। वैसे भी 1 घंटे में अपन उत्तर डेप्थ में नहीं जा सकते। पण थोडक्यात तुमच्या लक्षात आलं का की रेड कलर वरती का बरं असतो आणि वायलेट कलर? तो अगर आपको ऐसा पूछा कि रेनबो काय से तैयार होता है, रेनबो में 2-3 फिनोमेना एक साथ होते हैं। सो रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। तो रेनबो जो है वो 3 फिनोमेना का मिक्सचर। देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्ट, so there is refraction, there is dispersion and there is reflection. I hope you are going to see. So it is the result of 3 phenomena taking place. शेवटच्या 2 प्रश्नांचं उत्तर देतो आणि आजचा पिरियड बंद करतो। पहिला क्वेश्चन था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, सध्या तुम्ही सनलाइट म्हटलं तरी चालेल। स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ सनलाइट into its constituent colors from violet to red is called as dispersion of light. बाय काय चुकलं माझं? काहीतरी चुकलं माझं, काय चुकलं? बाय प्रिझम चुकलं। तर स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट किंवा रे ऑफ लाइट म्हटलं तरी चालेल। स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ व्हाइट लाइट म्हटलं तरी चालेल। Splitting of a ray of white light into its constituent color by means of a prism is called as dispersion. Cause of dispersion: the refractive index of the material of the prism is different for different colors. Therefore, when white light is incident on a prism, different colors are refracted through different angles, and because they are refracted through different angles, they are separated. Now, the refractive index for violet color is more than for red. Therefore, violet color is refracted more and red color is refracted less. So, the colors separate. So, on the other side of the prism, you get a pattern of colors. That pattern of colors is called as spectrum of the naval source. काम तो अपन जाना spectrum. So, why does rainbow appear in the sky? Rainbow appears in the sky due to 3 phenomena. कोणते 2-3? Refraction of sunlight, dispersion of sunlight into its constituent colors, and internal reflection. These 3 phenomena come together to form dispersion. आज अपन ने क्या क्या देखा एक बार भूलिए मत, अपने चलिए नाम बताइए। पहला टॉपिक क्या था अपना? पहले हमने देखा वाटर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
फिर हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वहां देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर कलर। फिर हमने क्या देखा, नहीं उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे, स्विमिंग पूल वाला व्हाई द बॉटम अपीयर्स रेज्ड एंड व्हाई लेमन अपीयर्स लार्जर इन साइज अपने देखा। और एक चीज देखा अपने मिराज देखा, मिराज इज प्रोड्यूस्ड इन द डेजर्ट एरिया। एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि भूमि आप घर में देखने वाले के बाद then we saw what is dispersion of rainbow, and then we saw the small explanation at your level, explanation of rainbow. Explanation of rainbow is very complicated कि उसके लिए mathematical formula डिराइव करना पड़ता है, पर तुमच्या लेवलसाठी होतं. So thank you very much for listening so quietly and so such in a concentrated. Thank you.